हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका वन लाइनर पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब एमसीक्यू इसका लगा रहे हैं। टोटल 117 क्वेश्चन है। देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा आपका। जिस एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्वेश्चन पूछी जाती है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। कर रहा है क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। आई नियम अनुसार प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये होगा 150 मीटर स्क्वायर, 150 वर्ग मीटर। आई को क्या बोलते हैं? भारतीय विद्युत अधिनियम। इसको इंडियन इलेक्ट्रिक रूल बोलते हैं या एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत आपको कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। मतलब कह रहा है मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। आई मतलब इंडियन इलेक्ट्रिक नियम अनुसार प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर होगा। वायरिंग की केवल एक ही ऐसी किस्म है जिसकी योजना भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व ही बनानी पड़ती है और निर्माण के साथ साथ संपन्न की जाती है। तो ये कौन सा? गुप्त कंड्यूट वायरिंग होता है ये, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ जो बिल्डिंग बनाने वक्त में जो उसमें पाइप लगवा दिया जाता है। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? वायरिंग का लूप विधि का प्रयोग घरेलू वायरिंग के लिए। वायरिंग की लूप विधि का प्रयोग सामान्यतः घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। न्यूनतम अनुप्रस्थ काट कितनी होनी चाहिए? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। प्रकाश और पंखे के उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होना चाहिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक गुप्त कंसील्ड वायरिंग में स्विच बॉक्स से सैंडल को कितनी दूरी पर स्थापित करनी चाहिए? एक गुप्त कंसील्ड वायरिंग में स्विच बॉक्स से सैंडल को कितनी दूरी पर स्थापित करनी चाहिए? तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पावर सर्किट में प्लग पॉइंट की संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पावर सर्किट में प्लग पॉइंट की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। टम्बलर स्विच निर्मित होते हैं। टम्बलर स्विच किससे निर्मित होता है? तो टम्बलर स्विच बेकेलाइट से निर्मित होते हैं। टम्बलर स्विच किससे निर्मित होती है? बेकेलाइट से निर्मित होते हैं। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। कितना? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्षेत्रफल। प्रकाश के पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त चांबक के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितनी होना चाहिए? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए तो 1.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर। देखिए, प्रकाश पंखा और अगर प्रकाश है तो उसके लिए आपको होना चाहिए तांबे का 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन उप परिपथ में होगा तब क्या होगा? इसका अनुप्रस्थ काट होगा 1.5 मीटर स्क्वायर। घरेलू और वाणिज्य भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की विद्युत धारा की सीमा कितनी होना चाहिए? घरेलू में और वाणिज्य भवनों की सुरक्षा के लिए तो इसकी घरेलू में आपका कितनी होना चाहिए? तो घरेलू में होना चाहिए 0.5 एम्पियर एमसीबी का, और वाणिज्य वाला में 60 एम्पियर, 0.5 से 60 एम्पियर तक के बीच। घरेलू और वाणिज्य भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों एमसीबी की विद्युत धारा सीमा कितनी? 0.5 से 60 एम्पियर। अब क्या कर रहा है? मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमानुसार, भारतीय विद्युत नियमन एक्ट अनुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितनी होगा? तो 150 वर्ग मीटर स्क्वायर। ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन। बीआईएस संकेत की पहचान कीजिए जो कंड्यूट गुप्त वायरिंग को निरूपित करता है। तो ये करता है कितना? आपको देखिए यहाँ, ये आपका कौन सा है? सी नंबर करता है। देखिए बीआईएस को,
देखिए ऐसे ऐसे ये और एक जीरो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका सी नंबर करता है। देखिए कह रहा है कि एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। एक फेज और 4 वायर सिस्टम, एक फेज और 4 वायर सिस्टम एसी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो किया क्या जाता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, एक फेज 3 वायर सिस्टम, ये किया जाता है, लेकिन 4 वायर सिस्टम को एसी में प्रयोग नहीं करते हैं। अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। अस्थायी वायरिंग के लिए द क्लीट वायरिंग, अस्थायी वायरिंग के लिए आप क्लीट वायरिंग पद्धति सर्वश्रेष्ठ होता है। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग उपयुक्त होती है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग वर्कशॉप व्यवस्था के लिए उपयुक्त होती है। कहा है कि बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होता है। बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होता है, तो कम वोल्टेज के लिए, कम वोल्टेज के लिए, कम वोल्टेज के लिए। फुल फॉर्म क्या होता है, टीआरएस का फुल फॉर्म होता है टफ, क्या होता है, टफ रबर शीथ, THED शीथ, ठीक है। टफ रबर शीथ होता है इसका फुल फॉर्म। तो बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होता है, तो कम वोल्टेज के लिए, कम वोल्टेज के लिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आई नियमों के अनुसार, रूल के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस कितने से कम नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए सड़क पर जो उच्च वोल्टा वाला लाइन रहता है उसमें। कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है। सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है। 3 फेज फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट। पीवीसी का तात्पर्य क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है सिरोपरी लाइन में। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है सिरोपरी लाइन में। नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी कम से कम ना हो। कितने से कम ना हो, तो ये 1.5 मीटर से कम ना हो। नियमों के अनुसार स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड की आधार की दूरी 1.5 से कम ना हो। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए, 2.5 मीटर। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। वायरिंग के लूपिंग विधि का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, घरेलू वायरिंग के लिए। घरेलू वायरिंग के लिए लूपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीने की वायरिंग के परिचालन के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक तो होते हैं, तो ये होते हैं दो ध्रुवीय स्विच के लिए। दो ध्रुवीय स्विच के लिए जीने की वायरिंग की परिचालन के लिए 2 ध्रुवीय स्विच आवश्यकता होते हैं। एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता, परंतु लैंप की प्रोड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है सीरीज लैंप की वोल्टेज है। सीरीज लैंप की वाटेज अधिक है। सीरीज लैंप की वाटेज अधिक है, इसका कारण है सीरीज लैंप की वाटेज अधिक है। एनई कोड के अनुसार जो है न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग कैसा होना चाहिए, तो न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग काला होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग के लिए हरा होता है, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल M1 M2 को आपस में अंतः परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा। M1 M2 को अंतः परिवर्तित कर दिया जाएगा तो क्या होगा। उस कंडीशन में मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। उल्टा कर देंगे तो उल्टी दिशा में गति करेगा। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल के बीच की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बाइंड जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग की जाने पर
उक्त से प्रथम सैडल की दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए प्रथम सैडल की दूरी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए निचले दाएं पिन से। 3 पेज सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज पर तार को संयोजित करना चाहिए निचले दाएं पिन से। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा 0 मेगा ओम को। चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप परिपथ चालू नहीं होता। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप की टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई को भी संयोजित करने के बाद निम्न में से किसका जांच करोगे इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में आप जांच करोगे लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच करेंगे। बैटन वायरिंग में 19 mm मतलब 19 मिलीमीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करोगे? तो ये करोगे आप 40 मिलीमीटर का। बैटन वायरिंग में 19 मिलीमीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करोगे? 40 मिलीमीटर का। चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेज ड्रेसिंग टेबल लैंप का कंट्रोल कर सकता है? ड्रेसिंग टेबल लैंप को कौन सा स्विच ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है? इस स्विच के अनुसार कौन सा स्विच ड्रेसिंग टेबल लैंप को कर सकता है? तो देखिए यहाँ 1 नंबर स्विच क्या है? ये देखिए 1 नंबर स्विच क्या है? ड्रेसिंग के साथ जा रहा है कि नहीं? इसे ड्रेसिंग टेबल लैंप के पास जा रहा है 1 नंबर स्विच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्विच नंबर 1। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है तो केबल का अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी? तो ये 37 क्लिप्स से बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। उपकरणों के बीच 36 मीटर की दूरी है तो केबल अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी? 37 क्लिप्स की। एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो रावल प्लग का। एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो ये रावल प्लग का। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इसमें? तो इसमें निम्न का प्रयोग करते थे किसका? धात्विक लचीली नालिका का। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न में का प्रयोग करते हैं। तो धात्विक की लचीली नालिका का। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियां की जाती है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमानुसार प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना है। यह क्षेत्रफल कितना होगा? तो यह क्षेत्रफल आपका होगा 100 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, मेन आपूर्ति से अनेक शाखा में ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये 100 मीटर स्क्वायर होगा। दर्भ सामग्री और कविल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख कितनी होनी चाहिए? अधिक और उपयोगी आरेख कैसी होनी चाहिए? तो वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होगा। दर्भ सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होगा।
घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? स्विच को हमेशा लाइव वायर में स्थापित किया जाता है, लाइव वायर में। पावर लाइन प्रणाली तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए दिया जाता है? तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए जाता है? अतिभार से, मतलब लोड अगर ज्यादा हो जाएगा उससे। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो। वह तैयार दीवार के सतह के साथ फ्लश्ड हो। 16 एम्पीयर 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? 16 एम्पीयर और 3 पिन सॉकेट है तो कितने पावर रेटिंग तक अनुशंसित है? तो कितने पावर रेटिंग उसमें सप्लाई हो सकता है? तो ये होगा आपका 1000 वाट। 1000 वाट 16 एम्पीयर और 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने पावर वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? तो 1000 वाट। सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होगा? न्यूट्रल काला होता है। न्यूट्रल का रंग काला होता है। अर्थिंग का रंग क्या होता है? हरा होता है। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या है। फेज की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है, 3। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्न में से कौन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से? तो एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? तो ये की जाती है जस्तीकृत दीर्घ कंड्यूट पाइप का, जस्तीकृत दीर्घ कंड्यूट पाइप का प्रयोग। निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है? मापदंड नहीं है तो ये घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, सुरक्षा है, लागत भी है, दिखावट भी है, लेकिन घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या मापदंड नहीं है। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। भवन निर्माण में योजित और क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित है कौन सा वायरिंग? कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। एक यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच मतलब 120 mm छत के पंखे को 120 वोल्ट पर संचालित किया जाए तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में वह धीमी गति पर चलेगा, धीमी गति पर चलेगा, धीमी गति पर चलेगा। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है। प्रयुक्त साधन कितना है? तो ये प्रयुक्त साधन है 3 फेज प्लग इन बॉक्स, 3 फेज प्लग इन बॉक्स पंचमंजिल हेतु। यदि किसी गोदाम की वायरिंग में 6 बल्ब स्थापित कर रहे हैं तो हमें आवश्यक होगी क्या? 6 बल्ब स्थापित कर रहे हैं तो हमें आवश्यक होगी, तो हमें क्या आवश्यक होगी? एक एसपी एसटी तथा द्विमार्ग स्विचेज, एक एसपी एसटी और द्विमार्ग स्विचेज। एसपी एसटी का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल एंड सिंगल थ्रो, एक प्रकार का स्विच का प्रकार है। एसपीडीटी रहेगा तो यहाँ डी हो जाएगा तो डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। यदि धारा संवृत्त अतिरिक्त रक्षण क्लॉज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता कितनी होगी? केबल की धारा क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी आपका 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। एमसीबी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? एमसीबी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? बंद अत्यधिक धारा क्लोज्ड एक्सेस करंट से बचाव के लिए एमसी निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बंद अत्यधिक धारा क्लोज्ड एक्सेस सर्किट करंट के बचाव के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि चोरी रोधक क्योंकि सील्ड होते हैं, परिपथ के नियंत्रक एवं बचाव के लिए भी होता है। कोर्स अत्यधिक धारा कोर्स एक्सेस करंट बचाव के लिए भी होता है। विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? भारतीय विद्युत नियम 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 कराए। 4 किलोवाट के ऊपर के लोड के लिए कितने फेज की व्यवस्था होनी चाहिए? 4 किलोवाट से ऊपर के लिए तो 3 फेज की व्यवस्था होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में
एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है कितने डिग्री पर एल्बो का उपयोग? तो एल्बो का उपयोग किया जाता है आपका 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर एल्बो ऐसे होता है ना, 90 डिग्री ऐसे एल्बो, ठीक है। विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु के तार उपयोग किए जाते हैं? विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु के तार उपयोग किए जाते हैं? एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम के। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार प्रतिदीप्ति लैंपों के लिए कितने वाट शक्ति निर्धारित की गई है? प्रतिदीप्ति लैंपों के लिए कितने वाट शक्ति निर्धारित की गई है? 40 वाट। कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है? कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है? उपयुक्त सभी। अति धारा डिवाइस नियंत्रण में, मोटर कंट्रोल नियंत्रण में, कंट्रोल सर्किट उपकरणों के नियंत्रण में, उपयुक्त सभी। डीन रिले रेल लगाए जाते हैं, डीन रेल लगाए जाते हैं। डीन रेल कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में, ए और बी दोनों। जिस सर्किट ब्रेकर में कई अनुरक्षण योग्य सर्विसेबल पुर्जा नहीं होता वह कैसा होता है? तो वो होगा आपका कैसा? तो वो होगा आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जिस सर्किट ब्रेकर में कई अनुच्छरण योग्य सर्विसेबल पुर्जा नहीं होते हैं वो होता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। समांतर बस बार को कितने से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए? बस बार को कितने से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए? 2.75 मीटर से ऊंचे, 2.75 मीटर से ऊंचे पर स्थापित नहीं करना चाहिए। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होते हैं दिया जाता है। सप्लायर फ्यूज जो कि सील होते हैं दिया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद, ऊर्जा मीटर के बाद। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिल भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है। प्रयुक्त साधन क्या है? तो यह है थ्री फेज प्लग इन बॉक्स, थ्री फेज प्लग इन बॉक्स, थ्री फेज प्लग इन बॉक्स। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में कितना से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए? कितना से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए? तो कितना से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए? तो ये होगा आपका 800 से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। प्रकाश एवं पंखों में प्रयुक्त एल्युमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए में लीकेज धारा कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये पूर्ण लोड पर धारा के एक से एक 5,000वां भाग के से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्ण लोड पर धारा के 5,000वां भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुमंजिली इमारतों में किसी प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? बहुमंजिली इमारतों में किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? तो ये होती है आपका ट्री सिस्टम वायरिंग, ट्री सिस्टम वायरिंग। वायरिंग को ट्री सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। ट्री सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ट्री सिस्टम बहुमंजिली इमारत के लिए उपयुक्त होता है ट्री सिस्टम वायरिंग। कह रहा है कि धातु की पट्टी को नियमित अंतराल पर से अधिक दूरी पर नहीं रखना चाहिए। कितने से अधिक दूरी पर नहीं रखना चाहिए? तो 60 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं रखना चाहिए, 60 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित डायग्राम का क्या नाम है? देखिए ये डायग्राम है, इसमें देखिए न्यूट्रल, अर्थ वायर और मेन लाइन वायर है। ये आपका डायग्राम किसको दर्शाता है? ये बोला है आपका, ये डायग्राम आपको किसको दर्शाता है? ये बोला है। तो ये डायग्राम दर्शाता है आपको इंस्टॉलेशन डायग्राम को। किसको? इंस्टॉलेशन डायग्राम को दर्शाता है। देखिए यहाँ से न्यूट्रल वायर जा रहा है, अर्थ वायर, लाइन वायर जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है ऐसे। तो ये इंस्टॉलेशन डायग्राम है। क्या है? इंस्टॉलेशन डायग्राम है। विद्युत वायरिंग स्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 मिलीमीटर व्यास की कंड्यूट के लिए सैंडल की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? सैंडल की न्यूनतम मोटाई होना चाहिए 20 SWG। 20 SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज 20 होनी चाहिए 20 mm व्यास की कंड्यूट के लिए। बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 3 मीटर। 3 मीटर बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई 3 मीटर है। वायरिंग पुर्जों के आधार पर वायरिंग पुर्जों के आधार पर तथा
आधार तथा आवरण किससे बने होते हैं? वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण किससे बने होते हैं? तो ये अदहनीय पदार्थ के, जिसमें आग नहीं लग सके। लाल रंग की तार को निम्नलिखित में से के लिए उपयोग किया जाता है। लाल रंग के तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या आता है? फेज के लिए, मेन लाइन फेज के लिए। अर्थवायर की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है? अर्थवायर का पहचानना है तो हरा, न्यूट्रल को काला, अर्थवायर को हरा। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है कितना? तो ये 77 नियम भारतीय विद्युत नियम 77। भारतीय विद्युत नियम 1956 में कौन सा ओवरहेड लाइनों के सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है? 77 नियम। घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पथन शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक कंडक्टर्स एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बलवान चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सीधी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? सीधी कक्ष के वायरिंग के मामले में द्विमार्गी स्विच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किसी भी 500 वोल्टेज अधिक स्थापना पर इंस्टॉलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी 500 वोल्ट स्थापना पर इंस्टॉलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 50 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। सूची 1 से दिए गए उपकरण उपयोगों के साथ सूची 2 को दिए गए उनके एमसीबी का मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए एमसीबी का मिलान कीजिए। अब देखिए ये कह रहा है लाइटिंग परिपथ क्या होगा? तो लाइटिंग परिपथ है आपको एल सीरीज का हरा नॉब होगा। लाइटिंग परिपथ में एल सीरीज का हरा नॉब होगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है मोटर परिपथ में जी सीरीज का नीला नॉब होगा। मोटर परिपथ में जी सीरीज का नीला नॉब होगा। लाइटिंग परिपथ में एल सीरीज का हरा नॉब होगा। इसके बाद आइसोलेटर में लॉन नॉबी वाला होगा। ठीक है, और डीसी परिपथ में काली नोब होगा। डीसी परिपथ में काली नोब होगा। विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। 1956 भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 का पालन किया जाना चाहिए। कड़ा के चित्र में दिए गए परिपथ को पहचाने। चित्र में देखिए ये पी है, ये एन है। ठीक है, तो और ये आपका सर्किट ब्रेकर है, स्विच जिसको कहते हैं। तो इसमें कौन सा चित्र है? तो ये है आपका जीने का परिपथ। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है एक लैंप के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में दो या दो से अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। IS 34966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम। अस्थायी वायरिंग आंतरिक शक्ति कितनी होती है? अस्थायी वायरिंग आंतरिक शक्ति होती है बहुत कम होती है। अस्थायी वायरिंग में आंतरिक शक्ति बहुत कम होती है। अस्थायी वायरिंग में आंतरिक शक्ति बहुत कम होती है। किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पीयर है। यदि धारा समृद्ध अतिरिक्त रक्षण क्लॉज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए रक्षित है तो केबल की धारा का क्षमता होगी। केबल की धारा का क्षमता कितनी होगी? तो 20 एम्पीयर। किसी केबल की समान धारा क्षमता 16 एम्पीयर है। यदि धारा समृद्ध अतिरिक्त रक्षण क्लॉज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता होगी 20 एम्पीयर। जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकना है वहां उपयुक्त जोड़ कौन सा है? एरियल जोड़। उपयुक्त जोड़ कौन सा है? एरियल जोड़। जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरों के भीतर जोड़ों को सरकना वहां उपयुक्त जोड़ क्या है? एरियल जोड़। आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक एल और एन लघुपथ स्थित एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है भारी लघु धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल रहा है। कारण कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? फ्यूज का कार्य होता है
अतिभार अथवा लघुपथन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना। 16 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के कितने से कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? कितने वाट की है? तो 1000 वाट। 16 एम्पियर और 3 फेज से 1000 वाट। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं? बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं? 6 एम्पियर 3 नग और 16 एम्पियर 1 नग। 6 एम्पियर 3 नग, 16 एम्पियर 1 नग। आई नियमों के अनुसार है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग के इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के तार का न्यूनतम आकार से कम होनी चाहिए। न्यूनतम प्रकार किससे कम होना चाहिए? 1/1.12 mm से। 1/1.12 mm से। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किससे हरे रंग से कोडित किया जाता है? हरे रंग से किसे कोडित किया जाता है? अर्थ लाइन को। आईईई के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे किससे कम होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 8 SWG कॉपर या GI वायर से। 8 SWG कॉपर या GI वायर से। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? क्लिट वायरिंग में। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? तो ये रखा जाता है ग्राउंड वायर। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? ग्राउंड वायर। यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट 50 फेज की सप्लाई आ रही है, भू संपर्कन के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट की रेटिंग लैंप और पंखे क्या होंगे? तो 230 वोल्ट रेटिंग पंखों और लैंपों को चलाया जा सकता है, लेकिन यह आई नियमों के अनुसार नहीं है। आई नियमों के अनुसार नहीं है। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ से आवेशों को हटा देगा, चार्ज को हटा देगा और पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। किसी निश्चित लंबाई के लिए पीवीसी कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट इस्तेमाल होता है, तो ये होता है आपका वजन में भारी होते हैं। किसी निश्चित लंबाई के लिए पीवीसी कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट वजन में भारी होते हैं। सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, श्रेणी अतिभार और ट्रिपिंग और कुंडली एवं शन ट्रिपिंग कुंडली। सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी 200 एम्पियर। बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये धागे नहीं किया जाता, जबकि चिपकने वाला टेप से ये किया जाता है। ड्राइंग पिंस भी किया जाता है, क्लिप्स भी, और धागे लेकिन नहीं किया जाता है। कहा कि यह आंतरिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है, वहाँ किस प्रकार के, जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी? तो नलिका वाला वायरिंग। यदि किसी भवन की वायरिंग 60 वाट के बल्बों की 20 पॉइंट और 100 वाट के 4 पंखे या 240 वाट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसोलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो इंसोलेशन प्रतिरोध कितना होता है? 2.08 मेगा ओम। कराए घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 और 12-2G NM का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है क्रमशः आकार और तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फाइन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होनी चाहिए? 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई लाइट फाइन के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होनी चाहिए? तो 250 वोल्ट ग्रेड
और 1/1 या 1.4 mm, 1 या 1.4 mm। इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है आईईसी 61006 मानक, आईईसी 61006 मानक के द्वारा। सीटीएस वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व, वेल सीजन्ड और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं, जिसकी मोटाई इसमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ये 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है, क्योंकि ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। ऊर्जा मीटर के बाद एक घरेलू विद्युत सर्किट सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है घातों से बचने के लिए। साधारण तापन उपकरणों में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति होती है, जिसका कारण क्या है? विद्युत धारा जनित उष्मा कराए कि विद्युत नियम के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? मध्य में। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा होते हैं? तो किसी बेडरूम में 6 एम्पियर के 3 नग, 16 एम्पियर के 1 नग लगे होते हैं। कौन सी अस्थायी स्थापना हेतु उपयुक्त है? ये किलीट अस्थायी स्थापना हेतु उपयुक्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।